एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि प्रोफेसर जी को अब चीनियान की सच्चाई पता चल चुकी थी, जिस वजह से चीनियान को लगता है कि प्रोफेसर जी उस पर गुस्सा करेंगे। इसीलिए वो अपना आई कार्ड वहीं टेबल पर रखकर छोड़ जाती हैं, जिसके साथ एक सॉरी नोट भी था। अंदर प्रोफेसर जी शियूर से बात कर रहे होते हैं और वो उसे समझाकर जब बाहर आते हैं तो चीनियान को वहाँ पर ना देखकर छाता लेकर उसे बाहर ढूंढने के लिए जाते हैं। इसी बीच हम चीनियान को देखते हैं जो काफ़ी अपसेट होकर वहाँ से जा रही थी। तभी उसके पास उसके ऑफिस से कॉल आता है और उसे पता चलता है कि कल तक उसे 3 ड्राफ्ट सबमिट करने होंगे। इसलिए वो भीगते हुए फटाफट से घर जाने लगती है। घर पहुंचकर वो सीधा काम पर लग जाती है और इसी तरह पूरी रात भर काम करने लगती है। सुबह उठकर जब वो किचन में जा रही थी तभी वो बेहोश हो जाती है और सीकी जब कुछ गिरने की आवाज़ सुनता है तो वो बाहर आकर देखता है कि चीना नीचे गिरी हुई है। इसलिए वो उसे उठाकर उसके रूम में लेकर जाता है, जहाँ वो देखता है उसे तो काफ़ी फीवर है। इसलिए वो उसे आराम करने के लिए बोलता है, लेकिन चीना उसे बताती है कि उसे अपना काम कंप्लीट करना है। इसीलिए सीकी भी उसकी मदद करने को बोलता है और दोनों फिर साथ में काम पर लग जाते हैं। इसी बीच हम प्रोफेसर जी को देखते हैं जो कि लगातार चीनियन को कॉल किए जा रहे थे क्योंकि आज उनका एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग था। लेकिन चीनियन का फ़ोन साइलेंट पर था और वो टेबल पर रखा हुआ था, इसलिए उसे पता नहीं लगता कि प्रोफेसर जी उसे कॉल कर रहे हैं। तभी उनके पास उनकी पुरानी टीए आती है जो उन्हें बताती है कि चीनियन ने मुझे आपकी हेल्प करने के लिए बोला था। प्रोफेसर जी उससे पूछते हैं कि वो कहाँ पर है, तो वो बताती है कि उसने तो जॉब छोड़ दिया। प्रोफेसर जी और असिस्टेंट जब मीटिंग की तैयारी कर रहे होते हैं तभी उन्हें पता चलता है कि जिस पेन ड्राइव में प्रेजेंटेशन है वो करप्ट हो गया है। ये बात जानकर प्रोफेसर जी असिस्टेंट को चीनान को कॉल करने के लिए बोलते हैं और जब वो चीनान को कॉल करती है तो इस बार वो अपना फ़ोन उठा लेती है। असिस्टेंट उससे पूछती है कि पीपीटी की फाइल करप्ट हो गई है, इसलिए क्या तुम्हारे पास इसकी कोई कॉपी होगी। तो चीनान बताती है कि मेरे पास आधी प्रेजेंटेशन की कॉपी है, बाकी आधी मैं जल्दी से रेडी करके ऑफिस लेकर आती हूँ। अब वो उस प्रेजेंटेशन को कंप्लीट करने लग जाती हैं। तभी सीकी उसे बताता है कि उसे कुछ काम आ गया है, इसीलिए वो अब उसकी हेल्प नहीं कर पाएगा। ये बोलकर वो भी चला जाता है, लेकिन फिर भी चीनियन प्रेजेंटेशन को बनाने लगती है और उसे पूरा करके ऑफिस जाकर प्रोफेसर जी को दे देती है। पर जैसे वो उसे देखकर वहाँ से जाने लगती है तभी वो बीमार होने की वजह से वहीं पर बेहोश हो जाती है। अब चीनियन की जब आँख खुलती है तो वो हॉस्पिटल में होती है, जहाँ वो अपने सामने जैसे ही प्रोफेसर जी को देखती है तो वो उनसे पूछती है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आपको तो मीटिंग में होना चाहिए था। प्रोफेसर जी बताते हैं कि मीटिंग पोस्टपोन हो गई है। पर तभी चीनियन को उस असिस्टेंट का कॉल आता है जो उसे बता देती है कि जब तुम बेहोश हो रही थी तो प्रोफेसर जी ने तुम्हें पकड़ लिया और मैंने उन्हें आज तक इतना वर्ड कभी नहीं देखा। वो मीटिंग कैंसिल करके तुम्हें हॉस्पिटल लेकर गए। ये सुनकर चीनान को काफ़ी बुरा लगता है और वो प्रोफेसर जी से माफ़ी मांगते हैं क्योंकि उसकी वजह से उन्होंने मीटिंग कैंसिल की थी। तो प्रोफेसर जी उसके पास आकर उसे समझाते हैं कि तुम्हें गिल्टी फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे तुमने तबीयत खराब होने के बावजूद भी प्रेजेंटेशन पूरी की और उसे यहाँ तक लेकर आई, वैसे भी मैंने तुम्हारी हेल्प करने का डिसाइड किया और मीटिंग कैंसिल कर दी, इसलिए इसके बारे में ज़्यादा मत सोचो। अब ये दोनों बस स्टॉप की तरफ जाते हैं जहाँ प्रोफेसर जी चीनियन को दवाइयाँ टाइम से लेने के लिए बोलते हैं और चीनियन की हार्ट बीट यहाँ पर काफ़ी तेज़ हो जाती है। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तभी वो जैसे ही अपनी आंखें बंद करती है तो इस बार उसे फ्राइड चिकन की जगह प्रोफेसर जी के साथ बिताए हुए मोमेंट्स याद आते हैं। पर उसी वक्त स्टॉप पर उनकी बस आ जाती है और प्रोफेसर जी चीनियन का हाथ पकड़कर उसे बस में लेकर जाते हैं, जहाँ बस में जैसे ही एक झटका लगता है तो चीनियन प्रोफेसर जी के ऊपर गिर जाती है और सभी लोग इन दोनों को देखने लगते हैं। और यहाँ कोई भी मौका गवाए चीनियन प्रोफेसर जी को प्रपोज कर देती है, जो चीज़ वहाँ मौजूद सारे लोग सुन लेते हैं और उन्हें देखने लगते हैं। प्रोफेसर जी चीनियन को बोलते हैं कि ये कोई अनाउंसमेंट करने वाली चीज़ है जो तुम यहाँ बस में आकर बोल रही हो। तो चीनियन कहती है कि अब मैं आपसे धीरे से पूछती हूँ, क्या मैं आपको पटा सकती हूँ। प्रोफेसर जी बोलते हैं कि इन सब मामलों को हैंडल करने में मैं अच्छा नहीं हूँ और मैं अगले स्टॉप पर उतर जाऊँगा। तभी बस का ड्राइवर भी मज़े लेते हुए बोलता है कि मुझे ये बताते हुए बहुत ही खेद हो रहा है कि अगले स्टॉप पर हमारी बस नहीं रुकेगी और अगर किसी को प्रपोजल एक्सेप्ट करना है तो उसके पास 20 मिनट है। जो सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं और यहाँ चीनियन प्रोफेसर जी को बोलती है कि अब तो आपके पास टाइम है। प्रोफेसर जी अब चीनियन का हाथ पकड़कर उसे बस के कोने में लेकर जाते हैं और सभी लोग उनकी बातें सुनने के लिए भी इकट्ठा हो जाते हैं। प्रोफेसर जी उससे पूछता है कि तुम्हें मुझसे प्यार कब से हुआ। तो चीनियन बोलती है कि बस अभी अभी। जो सुनकर प्रोफेसर जी कहते हैं कि अभी तुम्हें मुझे लाइक करते हुए 5 मिनट भी नहीं हुए हैं और तुम चाहती हो कि मैं इस बात का जवाब दूं। चीनियन बोलती है कि अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको ज़्यादा टाइम के लिए भी लाइक कर सकती हूँ या फिर आप इस बात का जवाब तब दे सकते हैं जब आपको लगे कि मैं आपके काबिल हो गई हूँ। प्रोफेसर जी बोलते हैं कि नहीं नहीं, जवाब तो मैं तुम्हें अभी दूंगा। फिर वो उसके पास जाकर उसके कान में बोलते हैं कि मुझे प्यार में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जवाब देते हुए चीनान बोलती है कि मुझे पता है कि मैं आपको इतनी जल्दी नहीं पा सकती, लेकिन मैं आपका पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली हूँ।
तभी झटका लगने की वजह से चीनान का फ़ोन नीचे गिर जाता है और प्रोफेसर जी उसे उठाकर उसके पॉकेट में रख देते हैं। फिर वो स्टॉप आने पर बिना कुछ कहे ही जाने लगते हैं। तो चीनान उन्हें बोलती है कि क्या इसका जवाब हाँ हुआ। तो प्रोफेसर जी बोलते हैं कि कुछ भी सोच लो और ये बोलकर चले जाते हैं। तभी चीनियन को उसके ऑफिस से कॉल आता है और वो ऑफिस पहुंचकर जोशिन से माफ़ी मांगने लगती है काम टाइम से पूरा ना करने के लिए। पर वो उसे बताती है कि तुमने तो काम डेडलाइन से 1 घंटा पहले ही पूरा कर लिया। जो सुनकर चीनान सोचने लगती है कि वो तो बीमार थी और वो समझ जाती है कि ये ज़रूर सीकी ने किया होगा। जोशिन चीनियन को यहाँ पर फ्रेश टैलेंट कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए बोलती है और वो आज की ड्राइंग्स देखकर भी समझ गई थी कि ये चीनियन ने नहीं बनाए हैं। इसलिए वो चीनियन को बोलती है कि ये जिस किसी ने भी बनाए हैं तुम्हें उसे अपना असिस्टेंट बनाना होगा क्योंकि उसने ड्राइंग्स काफ़ी अच्छे से बनाए हैं। अगले सीन में हम सीकी को उसके कैफ़े में देखते हैं जहाँ वो अपनी कॉफ़ी पे हमेशा थिडर क्लाउड नाम की एक कॉमिक की आर्ट बनाता है और जाकर एक कस्टमर को दे देता है। पर वो लड़की उस कॉफ़ी को पीने से मना कर देती है और उस कॉफ़ी पर किसी दूसरा डिज़ाइन बनाने को बोलती है। असल में इस लड़की का नाम लू शेंगवू है जिसने कि खुद ही थिडर क्लाउड कॉमिक लिखा था, लेकिन अब वो उसे किसी रीज़न से पसंद नहीं करती थी। वो सीकी को बोलती है कि ये कॉमिक काफ़ी पुरानी है और ओल्ड फैशन है, इसलिए इसके ज़्यादा फैंस नहीं होंगे। ये सुनकर सीकी को गुस्सा आ जाता है और वो उसे जाकर झगड़ा करने लग जाता है कि तुम ये कैसे बोल सकती हो कि वो कॉमिक आउट ऑफ फैशन हो गई है, क्योंकि वो उस कॉमिक का बहुत ही बड़ा वाला फ़ैन था। पर उसका मैनेजर आकर उसे रोकता है और दूसरी कॉफ़ी बनाने के लिए भेज देता है। तभी एक लड़की वहाँ पर आती है जो कि लू शेंगवू को पहचान लेती है और उसे अपनी लिखी हुई कॉमिक दिखाने लगती है। इधर सीकी अपने मैनेजर को बताता है कि ज़रूर लू शेंगवू ने थिडर क्लाउड कॉमिक को नहीं लिखा होगा क्योंकि उसने उसे अभी तक पूरा नहीं किया और उस कॉमिक को उसने शिव शेंगवू नाम से लिखा था, जिसके बाद से उसने वो नाम कभी भी यूज़ नहीं किया। इसीलिए मुझे लू शेंगवू बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सीकी अब दूसरी कॉफ़ी बनाकर लू शेंगवू के पास लेकर जाता है जहाँ वो उस लड़की का कॉमिक देख रही थी, जो देखकर लू शेंगवू को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो उस लड़की को बोलती है कि तुम्हें कॉमिक बनाने से पहले अपनी ड्राइंग को सुधारना चाहिए। ये बोलकर वो उसे काफ़ी कुछ सुनाने लगती है और जैसे ही सीकी ये सारी बातें सुनता है तो उसे फिर से काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो लू शेंगवू से लड़ने लग जाता है कि तुम उस लड़की को ऐसे कैसे बोल सकती हो। तभी वो बोलती है कि तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ और फिर जैसे ही वो अपना मास्क हटाती है तो सीकी उसे देखकर हैरान रह जाता है और लू शेंगवू वहाँ से चली जाती है। सीकी अब उस लड़की को कंसोल करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो उसकी कॉमिक देखता है तो उसे रियलाइज़ हो जाता है कि लू शेंगवू ने ठीक किया था क्योंकि वो ड्राइंग सच में काफ़ी बेकार थी। दूसरी तरफ चीनियान जोशिन के साथ बैठकर एक रेस्टोरेंट में फ्राइड चिकन खा रही होती है जहाँ वो उसे अपने प्रपोजल के बारे में भी बताती है। अब जैसे ही जोशिन चीनियान के पॉकेट से टिश्यू पेपर निकालती है तब उसे उसकी पॉकेट से एक कार्ड भी मिलता है जो कि प्रोफेसर ली की फर्म का कार्ड था। चीनियान जैसे ही उसे देखती है तो वो उसे उसके हाथ से छीन लेती है और उसे पता चलता है कि जब प्रोफेसर जी ने उसकी पॉकेट में उसका फ़ोन रखा था तो उन्होंने साथ में उस कार्ड को भी रखा था, जिससे वो समझ जाती है कि प्रोफेसर जी उसे अपने साथ रखना चाहते हैं। इसलिए वो भागती हुई वहाँ से चली जाती है। अगले दिन चीनियान जब प्रोफेसर जी की फर्म में पहुँचती है तब वो उसे वहाँ पर नहीं मिलते और उसका फ्रेंड लियो जो कि प्रोफेसर जी की फर्म में ही काम करता था वो उसे बताता है कि वो तो अभी अपने घर पर होंगे। फिर वो उसे एक फ़ाइल देकर प्रोफेसर जी तक पहुँचाने के लिए बोलता है। इसलिए अब वो प्रोफेसर जी के घर जाती है। अब जैसे ही वो दरवाजे पर खड़ी होकर डोरबेल बजाती है तो वो ये इमेजिन करने लगती है कि प्रोफेसर जी कैसे बाहर आएंगे और ये सोचकर वो शर्माने लगती है। लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खुलता है तो हम वहाँ पर शाओजू को देखते हैं जिसका अपीयरेंस कुछ इस तरीके का था और वो जानबूझकर चीनान के सामने प्रोफेसर जी को डार्लिंग कहकर बुलाता है, जिससे उसके मन में गलतफहमी पैदा हो जाती है और वो सोचती है कि वो गलत जगह आ गई है, इसीलिए वो वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी प्रोफेसर जी वहाँ पर आकर उसकी गलतफहमी दूर कर देते हैं और उसे बताते हैं कि ये मेरा फ्रेंड है जो कि यहाँ पर कभी कभी आता है। फिर वो उसे फाइल लेकर उसे अंदर बुलाते हैं, जिसके बाद चीनान और शाओजी एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और बातें करने लगते हैं, जो चीज़ प्रोफेसर जी भी देख रहे थे। चीनियान शाओजू से उसकी वीचैट आईडी मांगती है ताकि ज़रूरत पड़ने पर वो उससे प्रोफेसर जी की खबर ले सके। अब जैसे ही वो आईडी स्कैन करने वाली होती है तभी प्रोफेसर जी जेलस होकर वहाँ पर आकर उसे रोक देते हैं और शाओजू को बोलते हैं कि मुझे भूख लगी है इसीलिए खाना लगाओ। चीनियान अब जब उस खाने को खाती है तो बहुत ही बेकार था, इसलिए वो शाओजू को बोलती है कि अब से तुम्हें फायर किया जा रहा है और प्रोफेसर जी के खाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। इसलिए प्रोफेसर जी मान जाते हैं। शाओजू के जाने के बाद चीनियान पूरे घर को देखने लगती है जहाँ पर एक बेसमेंट भी था और जब वो बेसमेंट के एक रूम में जाने ही वाली थी तब प्रोफेसर जी उसे रोक देते हैं। फिर वो उसे हॉल में ले जाकर यहाँ पर रहने के लिए कुछ रूल्स बताते हैं। पहला रूल था कि वो उसके काम में टांग ना अड़ाए, दूसरा रूल था कि रिस्ट्रिक्टेड एरिया में उसका जाना मना है और तीसरा कि वो यहाँ पर नहीं रुक सकती और अगर वो रुकेगी तो उसे गेस्ट रूम में सोना होगा और वो अपने रूम से बाहर नहीं आएगी। रात होते ही प्रोफेसर जी चीनियान को घर से बाहर निकाल देते हैं।
अगली सुबह चीनियान सीकी को अपनी कॉमिक का अगला पार्ट रिव्यू करने के लिए देती है, जहां हम देखते हैं कि वो तो पहले से ही कॉफी शॉप वाले इंसिडेंट से काफ़ी गुस्से में था और वो उस कॉमिक के मेल लीड को देखकर और ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। वो बोलता है कि क्या तुम्हारे दोस्त को और कोई नहीं मिला प्यार करने के लिए। चीनियान अब यहाँ पर उससे उसका असिस्टेंट बनने के बारे में पूछने वाली थी, लेकिन उसे समझ आ जाता है कि वो अभी काफ़ी गुस्से में है, इसीलिए सही टाइम नहीं है। सीकी अब चीनान से कॉमिक के मेल लीड मिस्टर जे के बारे में और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पूछने लगता है, तो वो उसे सब कुछ बता देती है। चीनियान यहाँ उसे उस सीक्रेट रूम के बारे में भी बताती है और बोलती है कि उन्होंने उस कमरे के अंदर ताला भी नहीं लगाया हुआ है, तो फिर वहाँ पर जाना मना क्यों है। उसे ये बात समझ में नहीं आई। सीकी अब उसे एक कहानी सुनाने लगता है और उसे बताता है कि एक बार एक ब्लू बियर्ड नाम का राजा था, जो कि अपनी रानी से शादी करके उसे महल लेकर आया था और उसे अपने महल की सारी चाबियां दे देता है। उनमें से एक चाबी एक सीक्रेट रूम की थी, जहाँ पर उसने उसे जाने से मना किया था। अब कुछ दिन तो रानी वहाँ पर नहीं जाती, लेकिन बाद में वो अपनी क्यूरियोसिटी को नहीं रोक पाती और जैसे ही वो वहाँ पर जाती है तो देखती है कि राजा ने वहाँ पर अपनी पुरानी पत्नियों को मारकर उनका मर्डर किया हुआ था और सब जगह सिर्फ खून ही खून बिखरा हुआ था। जैसे ही राजा ये चीज़ देखता है कि रानी ने उसका प्रॉमिस तोड़ा है, इसीलिए वो उसे भी वहीं पर जान से मार डालता है। ये कहानी सुनकर चीनान काफ़ी डर जाती है और सीकी उसे बोलता है कि मिस्टर जे ज़रूर तुम्हारी फ्रेंड को टेस्ट करना चाहते हैं कि वो अपनी क्यूरियोसिटी को कंट्रोल कर सकती है या फिर नहीं। फिर जब चीनियन प्रोफेसर जी के घर जाती है तो इस बार उस रूम को देखकर उसे अजीब अजीब ख्याल आने लगते हैं। शाम को जब चीनन अपने घर वापस आती है तो वो बाहर सीकी को बैठा हुआ देखती है और उसे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो बताता है कि मेरी चाबी गुम गई है और किसी ने मेरा वॉलेट भी चुरा लिया है। चीनन अपने बैग में चाबी ढूंढने लगती है, लेकिन उसे भी चाबी नहीं मिलती क्योंकि वो उसे प्रोफेसर जी के घर में भूल गई थी। अब वो एक कारपेंटर को बुलाकर अपने घर का लॉक ओपन करवाती है और दोनों फाइनली घर के अंदर जाते हैं, जहाँ चीनियान सीकी के लिए काफ़ी सारी स्वीट डिशेस बनाती है क्योंकि उसे मीठा काफ़ी पसंद था, जो देखकर सीकी समझ जाता है कि वो उसे ज़रूर कोई न कोई फेवर चाहती है। वो उससे पूछ लेता है कि तुम्हें क्या चाहिए, तो चीनन बोलती है कि तुम इतना अच्छा ड्रॉ करते हो तो तुम एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट क्यों नहीं बन जाते। सीकी बोलता है कि ये कहना तो बहुत ही आसान है लेकिन करना बहुत ही मुश्किल। मेरे पास स्किल्स और एक्सपीरियंस तो है लेकिन टैलेंट नहीं, और अगर किसी के पास टैलेंट नहीं होता तो उसे वो काम छोड़ देना चाहिए। फिर वो उसे बताता है कि जब मैं घर से भागा था तब मेरे भाई ने मुझे कहा था कि अगर तुम यही करना चाहते हो तो तुम कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, और आज मुझे उनकी बातें रियलाइज़ होती हैं। ये सब बातें कर कर सीकी काफ़ी डिमोटिवेटेड फील कर रहा होता है, तो चियानो उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर लेकर जाती है और उसे उसकी की हुई ड्राइंग दिखाती है और बताती है कि मेरे ऑफिस वालों ने इस ड्राइंग को सबसे ज़्यादा प्रेज़ किया है, जो देखकर सीकी बोलता है कि इसमें तो अभी भी काफ़ी कमियां हैं। ये सब सुनकर चियानो उससे पूछते हैं कि तुम कॉमिक कैसे लिखते हो, तो सीकी उसे बताता है कि जो कुछ भी मेरे दिमाग में आता है उसमें मैं अपनी फीलिंग्स ऐड करके सब कुछ लिखता जाता हूँ। चीनान उसे बताती है कि ये सब चीज़ें तुम्हारे दिमाग में अपने आप आती हैं, लेकिन हम जैसे लोग ये सारी चीज़ें सोच सोच कर परेशान हो जाते हैं कि अब आगे क्या लिखना है। तो अगर ये टैलेंट नहीं है तो और क्या है, और तुम्हें अपने टैलेंट को इस तरह से अपने अंदर दबाकर नहीं रखना चाहिए। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ फ्रेश वर्क कंपटीशन में पार्टिसिपेट करो। सीकी बोलता है कि मैं इस सब के बारे में सोच कर बताऊंगा, और इस सब के लिए मुझे 3 दिन चाहिए क्योंकि इस काम में बहुत ही फोकस की ज़रूरत है और मुझे अपने सारे पार्ट टाइम जॉब छोड़ने पड़ेंगे, और अभी अभी मैंने रॉन्ग पेन कंपनी में भी इंटरव्यू दिया था। चीनन बोलती है कि ठीक है, आपसे तुम मेरे पार्टनर हुए। दूसरी तरफ हम प्रोफेसर जी को देखते हैं, जो जब अपने घर में चीनियान की चाबी देखते हैं तो उसमें लगा हुआ कीचेन देखकर स्माइल करने लगते हैं। अगली सुबह जब प्रोफेसर जी उठते हैं तो वो चीनान को अपने घर में देखते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ पर कैसे आई। तो वो बताती है कि दरवाज़ा खुला हुआ था इसलिए मैं अंदर आ गई, और वो उनके लिए ब्रेकफास्ट बनाने लगती है। ब्रेकफास्ट करते हुए चीनान प्रोफेसर जी के हाथ में चोट का निशान देखती है और उनसे उसके बारे में पूछती है, तो वो झूठ बोल देते हैं कि ये उन्हें पेंसिल शार्प करते हुए लगा था, जबकि वो जब लाइट ठीक कर रहे थे तब उन्हें चोट लगी थी। चीनान उन्हें अपना ध्यान रखने के लिए बोलती है और कहती है कि रात को तो मैं आपका ध्यान रखने के लिए यहाँ पर नहीं आ सकती। तो प्रोफेसर जी बोलते हैं कि तुम्हें पहले अपना ख्याल रखना चाहिए। अब जब प्रोफेसर जी ऑफिस जा रहे होते हैं तो बोलते हैं कि आज मैं काफ़ी बिजी रहूंगा, इसलिए तुम मेरे घर और चिबाओ का ख्याल रखना, और वो उसे उसकी चाबियों के साथ साथ अपने घर की भी एक चाबी दे देते हैं। दूसरी तरफ हम लूशिंगवो को देखते हैं, जो कि सीकी से मिलने के लिए उसे कैफे में जाती है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसने आज सुबह ही जॉब छोड़ दी है। फिर जब सीयू प्रोफेसर जी के घर आती है तो वो वहाँ पर चीनान को देखकर शॉक हो जाती है। चीनियन प्रोफेसर जी को कॉल लगाती है और उनसे शियो की बात कराती है, जिससे उसे यकीन हो जाता है कि प्रोफेसर ने उसे वहाँ पर रहने के लिए कहा है। इसके बाद हम फिर से लूशिंगवो को देखते हैं, जो कि अपने एडिटर और बिजनेस पार्टनर शाओली से मिलती है, और वो इस बात से काफ़ी गुस्से में थी कि वो सीकी से नहीं मिल पाई।
क्योंकि उसे हैंडसम और टैलेंटेड लड़के बहुत ही पसंद होते हैं और वो उन्हें अपने ऑफिस में अक्सर जॉब देती है, जहाँ एडिटर उसे बोलता है कि तुम्हें और ज़्यादा फ्रेश टैलेंट को कलेक्ट करना होगा ताकि तुम उनके टैलेंट पर पैर रखकर और ज़्यादा आगे बढ़ सको। जिस चीज़ से हम समझ पाते हैं कि साउली बिजनेस के लिए कुछ भी कर सकता है। वहीं हम सिकी को देखते हैं जिसे रॉन्गपेन कंपनी से कॉल आता है कि वो सिलेक्ट हो गया है और उसे फाइनल इंटरव्यू में आना होगा। तो सिकी उन्हें बताता है कि मैंने अपना आईडी कार्ड गुमा दिया है, तो क्या अभी भी मैं इंटरव्यू में आ सकता हूँ। वो लोग उसे बताते हैं कि उसे फिर से अप्लाई करना होगा और इस बार अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ। जो सुनकर सिकी थोड़ा परेशान हो जाता है क्योंकि उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तो उसके भाई के पास थे। अब जब वो यहाँ से जा रहा था तो उसे अपने सामने एक टेलीफोन बूथ दिखता है। सीन अब शियो और चीनान पर शिफ्ट होता है, जहाँ चीनान उससे पूछती है कि उस कमरे में क्या है, तो शियो उसे बताती है कि वहाँ पर ऐसा क्या है वो तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन एक बार जब मैं छोटी थी तब मैं वहाँ पर चली गई थी, जिस वजह से कजन ने मुझसे काफी दिनों तक बात नहीं की थी और मैंने वहाँ पर एक टेलीफोन देखा था जो कि वो अपने पुराने घर से लेकर आया है और शायद वो उस फोन पर किसी के कॉल का इंतजार कर रहा है, एक ऐसे इंसान का जो कि बहुत सालों पहले ही उन्हें छोड़कर चला गया था। तभी उन्हें फोन की आवाज सुनाई देती है जो कि उसी कमरे से आ रही थी जिसमें प्रोफेसर जी ने उन्हें जाने से मना किया था। चीनियान शिव को अंदर जाने के लिए बोलती है क्योंकि वो तो पहले भी वहाँ पर एक बार जा चुकी है, लेकिन शिव जाने से मना कर देती है और कोई इंपॉर्टेंट कॉल समझकर चीनियान अंदर चली जाती है और उस कॉल को पिक कर लेती है, लेकिन तब तक फोन कट चुका था। चीनियान उस नंबर पर कॉल बैक करती है लेकिन कोई भी कॉल पिक नहीं करता और हम देखते हैं कि ये कॉल तो उसी फोन बूथ से आया था जिसके बाहर सीकी खड़ा हुआ था, जिसका मतलब ये है कि शायद सीकी ही प्रोफेसर जी का भाई है। अब चीनान जैसे ही फोन रखने वाली होती है तभी वहाँ पर प्रोफेसर जी आ जाते हैं। वो उसे पकड़कर बाहर ले जाते हैं, जहाँ चीनियान उनसे माफ़ी मांगती है, लेकिन प्रोफेसर जी उससे बिना कुछ कहे वहाँ से चले जाते हैं और अपने रूम में जाकर काम करने लगते हैं। जहाँ जब वो म्यूजिक प्ले करते हैं तो चीनियान ने उनके लिए एक सॉरी का मैसेज रिकॉर्ड करके रखा हुआ था, लेकिन वो उससे पूरे दिन भर बात नहीं करते। रात में जब चीनियान घर जा रही होती है तभी रास्ते के सारे लैंप्स अपने आप ऑन हो जाते हैं जो कि प्रोफेसर जी ने किए थे, क्योंकि कुछ दिन पहले जब चीनियान जा रही थी तब अंधेरा होने की वजह से वो गिर गई थी। और यहाँ हम समझ पाते हैं कि अब वो भी उसकी थोड़ी थोड़ी केयर करने लगे हैं। जिसके बाद हम सिकी को देखते हैं जो रात में जब घर आता है तो वो बाहर चीनियान को बैठा हुआ देखता है। वो उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है, तो वो उसे बता देती है कि मेरी फ्रेंड मिस्टर जे के मना करने पर भी उस सीक्रेट रूम में चली गई। सिकी उसे बताता है कि जो कहानी मैंने तुम्हें बताई थी उसकी एक और एंडिंग है कि उस राजा को पहले से ही पता था कि रानी अपनी क्यूरियोसिटी को नहीं रोक पाएगी, इसीलिए जानबूझकर उसने उसे उस रूम की चाबी दी ताकि वो उसकी सच्चाई को जाने और फिर भी उसे एक्सेप्ट करे। जो सुनकर चीनियान भी इस कहानी को खुद से रिलेट कर पाती है और सोचने लगती है कि शायद प्रोफेसर जी ने जानबूझकर किया होगा ताकि उसे उनके बारे में पता चले। अब इसी तरह 2-3 दिन निकल जाते हैं और चीनियन प्रोफेसर जी के घर नहीं जाती, तो शियो से कॉल करके बताती है कि प्रोफेसर जी की तबीयत काफ़ी ख़राब है और वो अपने रूम से भी बाहर नहीं आ रहे, इसीलिए तुम्हें उन्हें जाकर देखना चाहिए। ये सुनकर चीनियन भी उनके लिए काफ़ी वरिड होती है और फटाफट से उनके घर पहुंच जाती है, जहां वो देखती है कि प्रोफेसर जी की तबीयत सच में बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो उन्हें बताती है कि मैंने काफ़ी बार बेल बजाई लेकिन जब किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला तो मैं चाबी से दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गई और अगर आपको ये पसंद नहीं तो मैं वापस जा रही हूँ। प्रोफेसर जी अब उसका हाथ पकड़कर उसे खींचते हैं, लेकिन वो इतने ज़्यादा वीक हो चुके थे कि वो उसके साथ ही ज़मीन पर गिर जाते हैं। प्रोफेसर जी चीनियान की गाल को खींचकर बोलते हैं कि मैं ठीक हूँ। चीनियान उन्हें बोलती है कि मैं आपको हॉस्पिटल लेकर चलती हूँ, लेकिन वो मना कर देते हैं। चीनियान उन्हें बोलती है कि आपको काफ़ी फीवर है और आपकी बॉडी को फिजिकली कूल करने की काफ़ी ज़रूरत है, इसलिए जल्दी से अपनी शर्ट उतारिए। प्रोफेसर जी अब अपनी शर्ट निकालने लगते हैं और बोलते हैं कि मेरी बॉडी को वाइप करो, जो देखकर चीनियन काफ़ी शर्मा जाती है और पीछे मुड़ जाती है। तो प्रोफेसर जी उठकर उसके पास आते हैं और बोलते हैं कि कुछ भी बोलने से पहले ज़रा एक बार सोच लिया करो। चीनियन बोलती है कि आपकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी इसीलिए मैं आपको यहाँ पर देखने के लिए आई हूँ। तो प्रोफेसर जी कहते हैं कि अब तो तुमने मुझे देख लिया तो तुम यहाँ से जा सकती हो, लेकिन चीनियन बोलती है कि नहीं, मैं आपको इस हालत में छोड़कर नहीं जाऊँगी और उस दिन अपनी हरकत के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। तो प्रोफेसर जी उसके सर पर हाथ रखकर बोलते हैं कि आगे से ऐसा बिल्कुल मत करना। जो सुनकर चीनियन काफ़ी खुश हो जाती है कि प्रोफेसर जी ने उसे माफ़ कर दिया और बहुत ही एक्साइटेड हो जाती है। तब प्रोफेसर जी उसे सोफे पर खींच लेते हैं और उसका मुंह बंद करके बोलते हैं कि क्या प्लीज तुम थोड़ी देर चुप रहोगी। फिर वो वहीं पर सो जाते हैं और चीनियन भी उनके पास बैठे बैठे ही सो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तब रात हो चुकी थी। तभी उसे सीकी का कॉल आता है। सीकी उससे पूछता है कि वो कहाँ पर है, तो चीनियन बोलती है कि वो ऑफिस में और वो ओवर टाइम काम करेगी। सीकी अब काफी गुस्सा करने लगता है क्योंकि बहुत रात हो चुकी थी और चीनियन अभी तक काम कर रही थी। चीनियन बोलती है कि तुम चिंता मत करो, मैं सेफ हूँ। तभी प्रोफेसर जी की आंख खुल जाती है और वो चीनियन से उसका फोन छीनकर सीकी को बोलते हैं कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, चीनियन आज रात मेरे घर पर रुकने वाली है। ये बोलकर वो फोन काट देती
देता है। दूसरी तरफ सीकी सोचने लगता है कि यह आवाज तो मुझे जानी पहचानी लग रही है, लेकिन फिर वो खुद ही सोच लेता है कि नहीं नहीं, मुझे कोई गलतफहमी हुई होगी। दूसरी तरफ हम रोंगबिन में लू शिंगवू के असिस्टेंट जिन को देखते हैं, जो कि उनकी कंपनी में आने वाले एम्प्लॉयज का डेटा देख रहा होता है, जिसमें उसे सीकी की डिटेल्स भी मिलती हैं, लेकिन वो उसकी फाइल को डिलीट कर देता है क्योंकि वो उससे ज्यादा हैंडसम था और उसे डर था कि कहीं लू शिंगवू उसे हटाकर सीकी को अपना असिस्टेंट ना बना ले। इसीलिए वो उसका रिज्यूम और उसकी पेंटिंग्स को भी छुपा लेता है और बाकी बचे हुए कैंडिडेट्स की लिस्ट को लू शिंगवू को दे देता है। तभी एडिटर उसके पास आता है और उसे बताता है कि कल उसका एक साइनिंग इवेंट है, इसलिए तुम्हें वहाँ पर जाना होगा। जिसके बाद हम प्रोफेसर जी को देखते हैं, जो चीनियान को बताते हैं कि कल तुम्हें मेरे साथ कहीं पर चलना होगा, इसलिए 7 बजे घर पहुँच जाना। तो चीनियान बोलते हैं कि मुझे आने में थोड़ी देर हो सकती है क्योंकि मेरा घर दूर है। तो प्रोफेसर जी बोलते हैं कि कोई बात नहीं, आज रात तुम यहीं पर रुक सकती हो। फिर वो उसे अपने घर के गेस्ट रूम में लेकर जाते हैं, जहाँ वो उसे बोलते हैं कि सुबह 6 बजे से पहले इस रूम से बाहर मत निकलना। और क्योंकि चीनियन अपना फ़ोन बाहर ही भूल गई थी, तो प्रोफेसर जी उसका फ़ोन चेक करने लगते हैं कि उसे अब ये भी किसने कॉल किया। अगली सुबह हम प्रोफेसर जी को कुछ दवाइयाँ लेते हुए देखते हैं और चीनियन उनसे आकर पूछती है कि क्या आपने रात को किसी को चलते हुए सुना था। तो वो हिचकिचाते हुए बोलते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। फिर चीनियन बोलती है कि मेरे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है और ना ही मैंने मेकअप किया है। तो वो बोलते हैं कि तुम चिंता मत करो, इस सब का इंतजाम मैंने कर लिया है। आगे हम देखते हैं कि प्रोफेसर जी एक बुक स्टोर ओपनिंग इवेंट में आए होते हैं, जहाँ चीनियन को उन्होंने मैस्कॉट बनाया होता है। अब ओपनिंग करने के बाद जैसे ही प्रोफेसर जी अंदर जाते हैं तो उन्हें काफी नींद आने लगती है, जो देखकर चीनियन उनके पास आकर उसे साइड में लेकर जाती है। प्रोफेसर जी उसे बताते हैं कि शायद मैंने गलत दवाइयाँ ले ली हैं, क्योंकि स्लीपिंग पिल्स और फीवर की दवाइयाँ साथ में ही रखी हुई थी। चीनियन उन्हें बोलती है कि मैं आपको हॉस्पिटल लेकर चलती हूँ, लेकिन प्रोफेसर जी कहते हैं कि अगर मैं इस इवेंट से ऐसे चला गया तो ये काफी एम्बैरेसमेंट वाली बात होगी और ये बुक स्टोर मेरे फ्रेंड का है। चीनियन अब उन्हें छत की तरफ लेकर जाती है ताकि वो थोड़ी देर आराम कर सके जब तक स्लीपिंग पिल्स का असर कम हो, जहाँ जाकर वो चीनियन की गोद में लेट जाते हैं और उसे बोलते हैं कि मुझे सोने मत देना, मुझसे बात करती रहो। इसी बीच हम देखते हैं कि नीचे लू शिंगवू का बुक साइनिंग इवेंट हो रहा था, जहाँ पर सीकी भी आया हुआ था। लू शिंगवू से होस्ट सवाल करती है कि तुम्हारा सबसे ज्यादा रिग्रेटफुल वर्क कौन सा है। तो वो थिडर क्लाउड का नाम लेती है और बोलती है कि वो उस कॉमिक को लिखना नहीं चाहती थी, लेकिन कंपनी के प्रेशर की वजह से उसे लिखना पड़ा और वो यहाँ उस कॉमिक की काफी सारी बुराइयां करने लगती है, जो देखकर सीकी को काफी गुस्सा आता है। दूसरी तरफ चीनियान प्रोफेसर से बातें करते हुए उन्हें बता रही होती है कि मैं एक कार्टूनिस्ट हूँ और मैं कॉमिक लिखती हूँ। अब मैं बेबी 7 के नाम से कॉमिक्स लिखती हूँ, लेकिन पहले मैं शिव शिंगवू के नाम से कॉमिक्स लिखती थी। जो सुनकर हम लोग समझ जाते हैं कि थिडर क्लाउड कॉमिक उसी ने ही लिखी थी। वहीं सभी लोग इवेंट में लू शिंगवू से उसकी आने वाली कॉमिक्स के लिए काफी सारे सवाल करने लगते हैं, जहाँ सीकी भी उसे सवाल पूछता है कि क्या थिडर क्लाउड आप ही का वर्क है। ये सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये कैसा सवाल है, जिस पर लू शिंगवू जवाब देती है कि हाँ, वो मैंने ही लिखा है। अब वो उसे एक एक करके काफी सारे सवाल पूछता है जिनके जवाब लू शिंगवू के पास नहीं थे। फिर सीकी आखिर में ये कंक्लूड करता है कि थिडर क्लाउड आपका वर्क नहीं है और अगर वो आपका वर्क होता तो आप उसे जरूर कंटिन्यू करती। जो सुनकर ली शिंगवू को काफी गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसकी सच्चाई अब सभी के सामने आ रही थी। इसलिए वो अपने बॉडीगार्ड्स को सीकी के पीछे लगा देती है और सीकी वहाँ से भागने लगता है। इसी बीच हम चीनियन को देखते हैं, जो देखती है कि प्रोफेसर जी तो अब सो गए हैं और उन्होंने उसकी बातें नहीं सुनी जो कि उसने अभी भी कही थी। तभी उसे सीकी का कॉल आता है, जो उसे मदद करने के लिए बुलाता है और यहाँ दोनों को पता चल जाता है कि वो दोनों एक ही मॉल में हैं। इसीलिए चीनियन उसे टॉप फ्लोर पर आने के लिए बोलती है और क्योंकि प्रोफेसर जी सो रहे थे तो वो उन्हें सोता हुआ वहीं पर छोड़कर सीकी को ढूंढने के लिए जाती है और वहाँ का दरवाजा लॉक कर देती है ताकि कोई उनके पास ना आ पाए। पर हम देखते हैं कि प्रोफेसर जी को अब होश आने लगता है। फिर हम सीकी को देखते हैं, जो कि इसी तरफ आ रहा था और वो अपने भाई यानी कि प्रोफेसर जी के घर पर कॉल लगाता है। तो इस बार कॉल उनकी कजन शिव उठाती है, जो सुनकर वो कॉल काटने लगता है और बोल देता है कि रॉन्ग नंबर लग गया है, लेकिन शिव उसे पहचान लेती है। इसी बीच हम देखते हैं कि प्रोफेसर जी भी सीकी को ही देख रहे थे और वो दौड़ते हुए उसकी तरफ जाने लगते हैं, जो चीज जब सीकी नोटिस करता है तो वो भी भागते हुए लिफ्ट के अंदर चला जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज के वीडियो एंड आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।